और जैसा कि हमने आपको पहली खबर में बताया कि आज मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और यही हमारा आज का फोकस है। लेकिन आपको याद होगा कि आरबीआई ने एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले करेंसी डेरिवेटिव पर नए नियम जारी किए थे। इसके बाद निवेशकों की चिंता देखते हुए टाल दिए गए। ये नियम शुक्रवार यानी 5 अप्रैल से लागू होने थे, मगर बैंकिंग नियामक ने अब इसकी तारीख बढ़ा करके 3 मई कर दी है। इस नियम के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले रुपए में होने वाले जो मुद्रा वायदा अनुबंध हैं, उनमें पोजीशन लेने के लिए ट्रेडर्स को बताना पड़ेगा कि उनके पास पैसे हैं या उसका इंतजाम है या नहीं। इन एक्सपोजर का खुलासा करना होगा। हालांकि $10 करोड़ तक की पोजीशन के लिए ट्रेडर्स को मुद्रा होने यानी एक्सपोजर होने का सबूत नहीं देना पड़ेगा, मगर ये बताना ज़रूर पड़ेगा कि उनके पास एक्सपोजर है या नहीं। बाजार बंद होने के बाद आज आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने कहा कि ताज़ा घटनाओं और हितधारकों से मिली प्रतिक्रियाओं को देखते हुए फैसला लिया गया है कि अब ये नियम 3 मई 2024 से लागू किए जाएंगे। आरबीआई ने कहा कि भारतीय रुपए से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव में भागीदारी के लिए ये जो कायदे हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा 1999 के प्रावधानों और नियमों पर आधारित हैं। इनके तहत ओवर द काउंटर और एक्सचेंज पर ट्रेड में केवल विदेशी विनिमय दर के जोखिम से बचने के मकसद से रुपए में करेंसी फ्यूचर्स की अनुमति दी जाती है। डॉक्टर चरण सिंह प्रख्यात अर्थशास्त्री और सीईओ हैं ईग्रो फाउंडेशन के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है आरबीआई पॉलिसी का। और लेकिन उससे पहले हम जो करेंसी डेरिवेटिव को लेकर के कन्फ्यूजन चल रहा है उस पर हम आपकी राय समझना चाह रहे थे। अब तो ये आरबीआई ने नियम लागू कर दिए हैं, हालांकि उससे 3 मई तक के लिए टाला गया है। क्यों इतना कन्फ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम है, ट्रेडर्स क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? जो मेरी समझ में बात आई है, ये कल ही उन्होंने टाला है, नहीं तो आज लागू होने वाला था। मेरी समझ में जो बात आई है इसमें काफी अनसर्टेनिटी सी आ गई, क्योंकि रूल्स जब बदले गए तो अनसर्टेनिटी आने से, जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका पूरा व्याख्यान किया है कि कैसे $10 करोड़ तक का लिमिट होना, और अब तक था कि आपका एक्सपोजर और आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स, पर अभी क्या है कि उनका जरूरी नहीं है, पर जब मांगे गए तो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अनहेज्ड कितना कंपोनेंट है वो बताना पड़ेगा, और सब करेंसी को आप उसमें कंबाइन करके ला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेबी भी रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई भी रेगुलेट कर रहा है। आपने देखा फेमा की भी बात है उसमें। तो क्योंकि इतने ज्यादा रूल्स हैं तो हर ट्रेडर को काफी ध्यान रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी थी, रूल्स चेंज हो रहे थे, और आज क्योंकि नई मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है, और हमने आप देख ही रहे हैं जिस तरीके पूरे दुनिया में जिस तरीके की अनसर्टेनिटी चल रही है, तो सरकार ने, रिजर्व बैंक ने ये सोचा होगा कि आज लागू करने से बेहतर यह है कि आज की मॉनेटरी पॉलिसी जो एक पूरे वर्ष के लिए आगे दर्शाती है कि रिजर्व बैंक कहाँ क्या सोच रहा है, आज की जगह इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, और उससे ट्रेडर्स को थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, मार्केट को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा इसको अंडरस्टैंड करने में कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट है क्या। तो मुझे लगता है ये ठीक कदम उठाया गया है, और इसको क्योंकि अनसर्टेनिटी है, और क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, और क्योंकि इसमें कंप्यूटेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। और आपको देखिए कि अभी जो सर्कुलर है वो कह रहा है कि आपको एकदम वो एक्सपोजर दिखाने की जरूरत नहीं है, पर जब मांगा जाए तब आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे लगता है कि रिकॉर्ड पीछे, बुक कीपिंग एंड रिकॉर्ड बैक ऑफिस हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए उसी में जो फीडबैक आ रहा है, क्योंकि सर्कुलर जो पोस्टपोन का सर्कुलर है वो ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन द मार्केट फीडबैक, तो इसका मतलब है कि जो फीडबैक रिजर्व बैंक को मिला है उसके मुताबिक ये टाइम प्रॉब्ली एकदम रेडी नहीं है करने का। आपको ये चीज पता ही है कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में रिजर्व बैंक हमेशा फूक कर कदम रखता है, और ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए कहीं भी किसी किस्म की आपत्ति ना आ जाए या एक्सपोजर किसी का ना हो जाए और रिस्क ना ज्यादा लिया जाए, उसके लिए ये कदम है। डॉक्टर साहब, बस मैं केवल समझने के लिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इतने खतरनाक हो सकते हैं कि अगर कोई इसका अनड्यू एडवांटेज लेना चाहे, जिसमें कोई विदेशी शक्ति भी शामिल हो सकती है, तो हमारा जो पूरा का पूरा करेंसी सिस्टम है उसमें भी पेनिट्रेशन हो सकता है या उसको भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। आपको याद होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक निवेशक ने एक बड़ी उथल पुथल देखी गई थी। तो क्या पोटेंशियल है उसका, और इसीलिए इस तरह के रेगुलेटरी जो नॉर्म्स हैं उस पर आपने कहा कि आरबीआई फूक पर कदम रखती है?
मैं बहुत गर्व से ये बात आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिजर्व बैंक में काम कर चुका हूँ, मैंने अंदर से देखा है। बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ कि जब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में छाए हुए थे, हमारा एक रिजर्व बैंक था जो सिंपल प्लेन वनीला डेरिवेटिव्स ला रहा था, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स नहीं ला रहा था। उस टाइम पे रिजर्व बैंक के अफसरों को और गवर्नर का भी ये विदेशी शक्तियों ने और विदेशी अखबारों ने मखौल उड़ाया था, कह के इन लोगों को डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल्स नहीं पता है, तो ये पिछड़े हुए लोग हैं। अब जानते हैं कि 2008 में जो लेमन ब्रदर्स हुआ वो ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के कारण ही हुआ। इतना गंभीर, इसको फाइनेंशियल वर्ल्ड में एटम बम कहा जा सकता है और कहा भी गया है। डेरिवेटिव्स इतने खतरनाक प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि ट्रेडिंग चल रही होती है एक बैकग्राउंड करेंसी के ऊपर या एक बैकग्राउंड कमोडिटी के ऊपर। अगर वो करेंसी है ही नहीं तो आप ट्रेडिंग करते जा रहे हो और एक्सपोजर हो गया। डेरिवेटिव्स जो अमेरिका में इतनी बुरी तरह 2008 में फट गया था बम और आज तक उसको संभाल नहीं पाए हैं, इतने खतरनाक होते हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक उस टाइम भी और आज भी जैसे जैसे हम लोगों ने अपने देखा मार्केट रेडी है, हमारे ट्रेडर्स रेडी है, हमारी बुक्स रेडी है और सब लोग समझ रहे हैं कि ये चीज कितनी खतरनाक है और उसको संभल के प्रयोग कर रहे हैं, उतनी देर तक रिजर्व बैंक अलाउ नहीं करता है। और वही उसी का कारण है कि 2008 का लेमन ब्रदर पूरी दुनिया को हिला के चला गया और हमारा देश उसमें नहीं, किसी भी तरीके उस पर चोट नहीं आई। तो ये फूक फूक कर कदम रखना रिजर्व बैंक की जो है ये कंजर्वेटिव अप्रोच है और यही हमारे देश की लाभदायक है। दुनिया में हमने एस्टैब्लिश किया है जितनी देर तक प्रोडक्ट की पूरी गहराई हमें समझ नहीं आ रही, हम उसको एक्सपोजर नहीं अलाउ करते। मुझे लगता है कि आज कुछ न कुछ सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर गवर्नर साहब से किए जाएंगे कि इस तरह के एक्सपोजर की क्या ज़रूरत पड़ी और क्या उनको कुछ ऐसा सेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अपनी दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। और आपको याद होगा ग्रोथ नंबर्स को भी लेकर के उन्होंने कुछ संकेत दिए थे जो बाद में काफ़ी सही साबित हुए। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर। आप लोग शैडो मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के साथ चर्चा करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। आप लोगों की इंटरनल राय क्या है पूरे साल के लिए, अगर हम ब्याज दरों की स्थिति की बात करें सर? तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ईयर है ये साल। इसमें दो चीजें, एक तो आपको पता ही है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, आप भी कह रहे थे, मैं भी शुरू में कह रहा था, ग्रोथ कहाँ जाएगी। अमेरिका थोड़ा तेज गति से चल रहा है, यूरोप रिसेशन के बिल्कुल उधर नीचे खड़ा है, तो वो तो एक सिचुएशन है ही है। दुनिया में सब लोगों ने पॉज लगा दिया है रेपो रेट्स और सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट्स के ऊपर। ये तो अनसर्टेनिटी है ही है। उसके ऊपर दो लड़ाइयां चल रही हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर थम नहीं रही है, उधर मिडिल ईस्ट में भी टेंशन चल रही है और भी टेंशन हमारे नेबरहुड में चल रही हैं और दिख रही हैं। तो ये अनसर्टेनिटीज तो है ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि दो इलेक्शन साइकिल्स बीच में आ गए। एक हमारे देश का इलेक्शन साइकिल और इलेक्शन साइकिल के अंदर कुछ भी चेंज करना, अनसर्टेनिटी को ऐड करना ठीक नहीं होता है। उधर से अमेरिका का इलेक्शन साइकिल, अमेरिका के भी जो इलेक्शन हो रही है उस पर काफी भयंकर हो रही है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में, और दोनों का भिन्न स्टैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इलेक्शन साइकिल जून में खत्म हो रहा है, उनका इलेक्शन साइकिल सितंबर से फिर जोरों शोरों पे आ जाएगा। वो भी लोग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को उसी एंगल से देखेंगे कि इलेक्शन साइकिल के अंदर टच करना है कि नहीं करना है। तो हमारे पास सिर्फ अगस्त के आसपास एक विंडो है जब हम कुछ कर सकते हैं। तो हम अर्थशास्त्री जो बैठे हैं शैडो मॉनेटरी पॉलिसी पे, हम लोग ये विचार लेके बैठे हैं कि इस टाइम पे ग्रोथ हमारी अच्छी होनी है, एक मोमेंटम बना हुआ है, नीतियां बड़ी सॉलिड आई हैं। अगर एल नीनो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट नहीं करता है तो हमारी ग्रोथ 7.5-8% हो सकती है। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन का थोड़ा डर है, एल नीनो के कारण एग्रीकल्चर प्राइसेस पे अंतर आ सकता है, इसलिए वो बैंड से बाहर जा सकती हैं। विदेशी अमेरिका खास करके उनका बहुत अनसर्टन है, वो रेट रिड्यूस करेंगे कि नहीं पता नहीं, पर हमारा रेट उनके साथ थोड़ा मिलके ही चलना वही लाभदायक है। इस अनसर्टेनिटी में लग रहा है कि अगस्त में अगर कुछ चेंज आ सके तो आ सके, नहीं तो वो एंड ऑफ द ईयर अमेरिकन इलेक्शन साइकिल के बाद ही रेट में थोड़ा चेंज आएगा। ग्रोथ आगे चलती रहेगी, इन्फ्लेशन बैंड के थोड़ा आगे जा सकती है एग्रीकल्चर के कारण। पर डॉक्टर साहब, आपको लगता है क्या कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की भी संभावना है क्या, या फिर आप उसको रूल आउट कर रहे हैं कि भाई 6.5 रहेगी, उससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है? कि ये भी अच्छी खबर है, अगर 6.5 से ऊपर नहीं जाती है, महंगाई दर का खतरा नहीं बढ़ता है, तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। लुकिंग एट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है, वैश्विक अनिश्चितता जिसका जिक्र आपने किया। हम लोग रेज ऑफ रेपो को रूल आउट करके बैठे हुए हैं। हम लोग विश्वास के साथ चल रहे हैं कि अभी समय आ गया है कि उसको रिड्यूस करना है।
ओके, ऊपर जाने की संभावना। अब सर इन्फ्लेशन नंबर्स को अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में वो जाएं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। मिसाल के तौर पर आज क्रूड ऑयल देखिए, जो ग्लोबल टेंशन्स हैं उसकी वजह से कमोडिटी प्राइस किस तरफ जाएगी। एल निनो का आपने जिक्र किया, तो क्या वहां पर आपको ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं? इसमें दो बात है। एक तो हमारे देश का जहां तक सवाल है कि उनके बफर स्टॉक सॉलिड है और सरकार की नीति बहुत संभल के चल रही है। और पिछले 5 वर्षों में अगर देखें, खास करके कोविड के बाद देखें, तो जो मेन फूड खाद्य पदार्थ हैं लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि फूड प्राइसेस अगर बढ़ भी गई एल निनो के कारण, आम उपभोगी जो है मेरे जैसा कॉमन सिटीजन, उस पे प्राइस का अंतर उतना नहीं आने वाला है, क्योंकि मिनिमम फूड हम लोग एश्योर कर रहे हैं थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। अब बात आ गई ऑयल प्राइसेस की। ऑयल प्राइस आप देख रहे हैं ऊपर बढ़ रहे हैं, और डर है कि क्योंकि ये दोनों युद्ध काफी गंभीरता से चल रहे हैं तो इसलिए ये और आगे बढ़ सकते हैं। पर अपने देश में हमने देखा है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन ऑयल पे हम लोग काफी मेंटेन करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ने से बैंड के थोड़ा बाहर हो सकता है इन्फ्लेशन चली जाए। पर रिजर्व बैंक ने पीछे भी आप देखा होगा, कोर इन्फ्लेशन जो है 3% के आसपास रोक के रखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है अपने आप में इफेक्टिव है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ऑयल है या फूड का कभी कभी एक्सटर्नल इम्पैक्ट आ जाता है, उसका जरूर थोड़ा प्रॉब्लम है। और उन दोनों के लिए हमारे देश में एक प्रोविजन है कि वो आम कॉमन सिटीजन को इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो मुझे उससे कोई डर नहीं लग रहा। कोई डर नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त इतना ही है क्योंकि पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी आपसे थोड़ी देर में होने वाला है। हम सभी को इंतजार रहेगा, आपसे लगातार हम रिएक्शंस लेते रहेंगे आज की बड़ी पॉलिसी में। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने चालू